आज़ाद, ये बेसिकली खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स थे। इनको हम लीडर्स कहते हैं। बेसिकली बरतानिया ने इनके साथ मुआहदा किया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन कि आप मुसलमान हमारा साथ दें, क्योंकि उस वक्त कॉलोनियल इरा था इसमें। तो उन्होंने कहा था कि आप मुसलमान जो हैं हमारा साथ दें ताकि हम जर्मनी को हरा सकें, और फिर हम जो है इससे क्या होगा कि हम टर्की को कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, और टर्की जैसे है खलीफा सिस्टम जैसे उनमें राइज है वो वैसे ही रहेगा, हम मुसलमान टर्की के मुसलमानों को कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जब उनको फतह हो गई तो अपने मुआहदे से मुकर गए। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कोई मुआहदा नहीं किया। अच्छा, अब इसमें जो मैंने बात आगे आपको क्लियर की है कि टर्की जर्मनी के साथ था वर्ल्ड वॉर वन में। जर्मनी की डिफीट होने की वजह से टर्की को भी सफर करना पड़ा। द इंडियन मुस्लिम गार्ड क्वाइट सेटबैक। द मुस्लिम आर्मी ऑफ इंडिया पार्टिसिपेटेड फुली इन वर्ल्ड वॉर वन ऑन द साइड ऑफ इंग्लिश की साइड पे, इंग्लैंड की साइड पे, ब्रिटेन की साइड पे जो मुसलमान इंडिया के मुसलमान थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और उनसे बेसिकली इनका एक मुआहदा था अंग्रेजों का कि हम टर्की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन वो इस चीज से मुकर गए। During this, the English had assured the Muslim that Turkish Caliphate would come to no harm after the end of war. ये चीज जो मैंने आपको Turkish suzerainty was abolished entirely in the Middle East area, previously under the control, reducing them to a very weak position. लेकिन टर्की को का सिस्टम अबॉलिश कर दिया गया और उनको एक वीक जो है पोजीशन में कर दिया गया। The Muslim launched a movement to restore the caliphate. खलीफा सिस्टम राइज करने के लिए मुसलमानों ने एक मूवमेंट स्टार्ट की जो बरज़गीर पाको हिंद के मुसलमान थे। was the caliph of all the Muslim, जो तुर्की का सुल्तान था वो सब मुसलमानों का खलीफा, ठीक है, वो लास्ट खलीफा सिस्टम था। अच्छा, उसके बाद जो है द गवर्नमेंट इनेक्टेड अ बिल। गवर्नमेंट ने देखा कि ये गवर्नमेंट उस वक्त अंग्रेजों की थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो उन्होंने अब देखा कि ये मुसलमान एक मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमारे खिलाफ। तो उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसका 1919 में, जिसका नाम है रॉलेट एक्ट, टू सप्रेस एवरी काइंड ऑफ एंटी गवर्नमेंट एजिटेशन डोथलेस। कि आपने उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम हर किस्म की कोई भी एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी करेगा, हुकूमत के खिलाफ कोई भी एक्टिविटी करेगा, हम उसको दबाएंगे जबरी तौर, रूथलेसली, बहुत जबरी तौर पे, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है द कांग्रेस एंड द लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट जॉइंटली डिसाइडेड। अब कांग्रेस के जो हिंदू थे बेसिकली उन्होंने कहा कि हम भी इस मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और उन्होंने कहा कि हम एक नॉन कॉपरेशन, उन्होंने मिलकर एक फैसला किया कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, stressing the fact that movement will be totally non-violent, ठीक है। लेकिन इस चीज को उन्होंने कहा कि एक स्ट्रेस किया इस चीज को कि मूवमेंट जो हमारी होगी, जो हम मूव ऑन करेंगे इस हुकूमत के खिलाफ, वो वायलेंट नहीं होगा, उस पर कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी, जस्ट एक पुरअमन एहतजाज की फॉर्म में हम लॉन्च करेंगे, ठीक है। बेसिकली कांग्रेस के अपने काफी अज़ाइम थे, कांग्रेस के अपने काफी इस चीज से थे कि हम एक मूवमेंट बन के जब उभरेंगे तो हमें भी काफी कुछ मिलेगा, उनके अपने अज़ाइम थे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उन्होंने देखा कि हमारे अज़ाइम से और कम हो गई चीज, एंड कैसे हुई? मोपला अपराइजिंग ऑफ अगस्त 1921। मोपला अपराइजिंग क्या था? वो ये था कि कुछ मुसलमान, कुछ ऐसे बीच में फैक्टर्स थे जो शरपसंद फैक्टर थे, उन्होंने ऐसे अपराइज करना स्टार्ट कर दिया कि वो हिंदुओं को के साथ जो है लड़ना और जो हिंदुओं के राज्य थे उनको मारना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से क्या हुआ कि हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफात आए, लेकिन उन्होंने फिर भी इसको कंटिन्यू मुसलमानों और हिंदुओं के लीडर्स ने मिल बैठ के इसको दोबारा सिचुएशन को टैकल किया और फिर वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक हो गया। और नेक्स्ट है आपका चौरी चौरा इंसिडेंट ऑफ, ठीक है, ये एक प्लेस है, ठीक है, एक सिटी बेसिकली आप कह सकते हैं, एक सिटी में का एरिया है
तो ये वहां पे एक इंसिडेंट हुआ इसी मूवमेंट के दरमियान। इंसिडेंट क्या था कि जो मॉब्स थे, जो लोग थे, उनका उनकी लड़ाई हो गई पुलिस वालों के साथ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि 21 पुलिसमैन जो हैं उनको जो है उनकी डेथ हो गई। ठीक है, 21 पुलिस वालों की डेथ हो गई और 5 जो आम लोग हैं उनकी डेथ। तो इस वजह से क्या हुआ कि गांधी जो था, इनका लीडर जो था कांग्रेस का, उसने कहा जी हम इसके बाद ये मूवमेंट जो है उसमें हिस्सा नहीं है, कि उनके लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे। बेसिकली पुलिस ने उनको सप्रेस करना चाहा, लेकिन वो सप्रेस नहीं हुए, तो उससे वहां पे इंतशार हुआ। इंतशार होने से क्या हुआ, डेथ्स हुई। उसके बाद अबॉलिशन ऑफ कैलिफेट, तो प्रॉपर अबॉलिशन जो है अक्टूबर 1924 में होती है। वहां पे जो तुर्की का खुलफा सिस्टम था वो पहले नहीं थे मान रहे अबॉलिशन को, जो रिटेन करना चाहता था, लेकिन अक्टूबर 1924 में उन्होंने खुद तस्लीम कर लिया। बेसिकली इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि कायदे आजम भी इस मूवमेंट के हक में नहीं थे। वो कहते थे कि हमें अपने इंटरनल मामलात को देखना चाहिए, उनके लिए मूवमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। हमें किसी दूसरे मुल्क के लिए, क्योंकि हमारे अभी तक अपने प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं है, हम किसी दूसरे मुल्क के लिए क्यों मूवमेंट स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये चीज बेसिकली अबॉलिश मीन होता है एंड, अबॉलिश मीन टू एंड। कैलिफेट, खलीफा सिस्टम अबॉलिश हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अक्टूबर 1924। सही हो गया जी, क्लियर है यहां तक? क्या थी उसके बाद 1927 में दिल्ली के मुसलमानों की एक प्रपोजल थी। ये सारे जो लीडर्स थे मुस्लिम्स के, वो इकट्ठे होते हैं और उन्होंने एक प्रपोजल तैयार करते हैं कि किस तरह आगे मामलात को लेकर चलना है। ठीक है, in order to break the ice and to bridge the gulf between Muslim League and Congress, so that they could present common demands before the British for the legislation of new act. Basically एक्ट बनना था, आइन बनना था इंडिया का। तो मुसलमानों ने कहा कि हिंदुओं के साथ मिलके एक ऐसा कोलिशन बनाते हैं कि एक सेम जो है उनसे डिमांड्स करते हैं, ताकि जो है हम एक नया एक्ट ला सकें। A group of prominent Muslim, mostly members of the two chambers of Central, met at Delhi on March 20। ठीक है, दिल्ली में जो मुसलमानों का अपने एक इजलास हुआ, ठीक है, उन्होंने ये एक फैसला किया। मोहम्मद अली जनाब प्रेसिडेंट ओवर कायदे आजम मोहम्मद अली जना ने they discussed and tried to chalk out the conditions following which the system of joint electorates could be accepted. Basically हिंदुओं में और मुसलमानों में इख्तलाफ ये था कि मुसलमान चाहते थे सेपरेट इलेक्टोरेट, हिंदू कहते थे कि जॉइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि इनमें आपस में एक बात नहीं थी हो रही। तो मुसलमानों ने फिर ये जो एक जॉइंट इलेक्टोरेट चाहते थे, मुसलमान सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करते थे। तो मोहम्मद अली जना ने प्रिजाइड ओवर की मीटिंग कि हम किस तरह एक जो है जॉइंट इलेक्टोरेट को तस्लीम कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कंडीशंस को पे गौर किया कि हम किस तरह एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, अब इस प्रपोजल के पॉइंट्स क्या थे? सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे एंड शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिपेंडेंट प्रोविंस। उन्होंने कहा कि हम इन कंडीशंस पे, ये जो कंडीशंस हैं, इन पे जॉइंट इलेक्टोरेट जो है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि सिंध जो है वो बॉम्बे से सेपरेट हो जाए और एक इसको इंडिपेंडेंट प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूट कर दिए थे, और रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाए इधर NWFP प्रोविंस में और बलूचिस्तान में। ठीक है, NWFP प्रोविंस कौन सा है? जो आज KPK प्रोविंस है उसको NWFP भी कहते हैं, फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, बलूचिस्तान, इन दोनों में रिफॉर्म्स उस तरीके पे लाया जाए जो दूसरे प्रोविंसेस में लाए, क्योंकि इधर ज्यादा मुसलमान थे, इस साइड पे ज्यादा मुस्लिम थे। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज इन पंजाब एंड बंगाल, के पंजाब और बंगाल में बेसिकली
कुछ पॉपुलेशन हिंदुओं की थी, कुछ सिख्स की थी, कुछ मुसलमानों की थी। तो उन्होंने कहा कि सीट रिजर्व की जाए अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, डिफरेंट कम्युनिटीज की जो पॉपुलेशन है उस हवाले से सीट रिजर्व की जाए पंजाब और बंगाल में। Muslims should be given 1/3 representation in the central legislature. सेंट्रल लेजिस्लेचर में मुसलमानों को 1/3, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन इनका हिस्सा 1/3 बनता था, तो इन्होंने कहा कि हमें 1/3 की रिप्रेजेंटेशन दी जाए, 2 हिस्से बाकी दूसरी ले लें, 1/3 हमें दे दिया जाए, ठीक है। तो तब हम एक जॉइंट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर। ये चीजें आपके पास नॉलेज के लिए हैं और आपने डेट्स पे फोकस करना है। इस जो कोर्स में आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें डेट्स पे के साइमन कमीशन कब आया, जो है जो पिछली एक मीटिंग हुई मुसलमानों की, ठीक है, इंडिया के मुस्लिम्स की प्रपोजल की मीटिंग कब हुई, तो ये आपकी डेट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली डेट्स ये आती हैं। द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, also known as Simon Commission, was a group of 7 members of parliament under the chairmanship of Sir John Simon. Basically 7 member of parliaments जे ब्रिटेन ने, बरतानिया ने अंडर चेयरमैनशिप किसकी, सर जॉन साइमन, तब इसका नाम साइमन कमीशन है। द कमीशन आया इंडिया में कब आया, नवंबर 1927 में, कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाएंगे जो ब्रिटेन में है, इस उसी ऑलमोस्ट पैटर्न पे हम इधर इंडिया में रिफॉर्म्स लाएंगे। तो साइमन कमीशन का ये कंसेप्ट है। नेक्स्ट जो है नेहरू रिपोर्ट आती है 1928। नेहरू रिपोर्ट कब आती है, 15 अगस्त को आती है 1928 को, अप्रूव होती है 28 अगस्त को। अप्रूव का मतलब ये है कि जो हिंदूज की एक अपनी स्टैट्यूटरी बॉडीज थी, जो उनके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो भी उनका एक कैबिनेट थी अपनी हिंदूज की, जो एक पॉलिटिकल पार्टी की होती है, जिस तरह सेक्रेटरी होते हैं, जनरल सेक्रेटरी होते हैं, इस तरह करके उनके अपने एक जो बॉडीज थी उनकी उनसे अप्रूव हुआ 28 अगस्त को ये नेहरू रिपोर्ट। 15 अगस्त को वैसे नेहरू रिपोर्ट आई। was a memorandum to appeal for a new dominion status and a federal setup of the government for the constitution of India। अब ये बेसिकली ये मेमोरेंडम दे रहे थे, यादाश्त का एक, वो कहते थे नेहरू रिपोर्ट का एक यादाश्त है कि हम हुकूमत को यादाश्त देना चाहते हैं कि हमें एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, हमें डोमिनेट रखा जाए, दूसरी सारी जितनी भी कम्युनिटीज हैं उनसे डोमिनेट रखा जाए ड्यू टू पॉपुलेशन, हमें एक फेडरल सेटअप ऑफ गवर्नमेंट दिया जाए, ठीक है। अब उससे क्या था, इट आल्सो प्रपोज्ड फॉर द जॉइंट इलेक्टोरेट्स विद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर माइनॉरिटीज इन द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में माइनॉरिटीज की जो सीट्स हैं तो हमें डोमिनियन स्टेटस दिया जाए और हमें जो है फेडरल सेटअप ऑफ गवर्नमेंट दिया जाए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, अब इसमें जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने फिर दोबारा लिखे हैं। इमीडिएट डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, ठीक है, हमें डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। इंडिया टू बी फेडरेशन विद 2 चैम्बर पार्लियामेंट्स, इंडिया की एक फेडरेशन होनी चाहिए, ठीक है, जिस तरह हमारे पास इस्लामाबाद एक फेडरेशन है और उसमें 2 चैम्बर की पार्लियामेंट होनी चाहिए, जिस तरह नेशनल असेंबली और सेनेट होता है। नॉट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर एनी कम्युनिटी और वेटेज, वो सेपरेट इलेक्टोरेट को कभी भी तस्लीम करने को तैयार नहीं थे, तो वो कहते थे कि जॉइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए। नो स्टेट रिलीजन एंड मेन एंड वुमेन शुड हैव इक्वल राइट्स एज सिटीजन, के रिलीजन स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। अब हमारी स्टेट है पाकिस्तान, तो हमारा रिलीजन इस्लाम है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो भी स्टेट होगी बरसगीर पाक हिंद होगा, तो इसका कोई इस्लाम या कोई भी हिंदुइज्म या इसमें कोई रिलीजन नहीं होगा इन्वॉल्व, और मुसलमान जो मर्द और औरतें हैं उनको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे एज सिटीजन, और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया करार दिया जाए। अब उर्दू हिंदी तनाज़ा आपने, मैंने कल भी आपको बताया उसके बारे में कि उर्दू हिंदी तनाज़ा क्या है, ठीक है। बेसिकली उर्दू आई मुसलमानों के दौर में, हिंदी पहले थी, हिंदू हिंदी को तस्लीम करते थे, मुसलमान उर्दू को तस्लीम करते थे, तो ये इनके में तनाज़ा आपस में चल रहा था बहुत पहले से। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या, नेहरू रिपोर्ट के आने के बाद कायदे आज़म इंग्लैंड चले गए फॉर 6 months। उसके बाद जब वो वापस आए तो इन रिस्पांस टू द नेहरू रिपोर्ट उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी
में अपने 14 पॉइंट्स उन्होंने दिए कि हमारे मुसलमानों के क्या मकासद हैं या मुसलमान क्या चाहते हैं। ठीक है, रिपोर्ट वाज गिवन इन अ मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑन 9 मार्च 1929। 9 मार्च की मीटिंग होती है मुसलमानों की आपस में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मीटिंग होती है और उसमें नेहरू रिपोर्ट को क्रिटिसाइज करते हैं जो मुसलमानों के लीडर थे आगा खान मोहम्मद शाफी। और उसके बाद मार्च इसी मंथ में मुस्लिम लीग सेशन जो है वो दिल्ली में होता है, रिपोर्ट थे। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट के आने के बाद इन्होंने 14 पॉइंट्स दिए। हम उन 14 पॉइंट्स की बेसिकली डिस्कशन में नहीं जाएंगे। उसकी क्या रीजन है, क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर देना है, सब्जेक्टिव टाइप पेपर नहीं देना। बेसिकली उन 14 पॉइंट्स की जो बेसिक थीम था वो ये था कि हमें सेपरेट एक जो है राइट्स दिए जाएं। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट, एज अ सेपरेट इलेक्टोरेट। उसके बाद जो दूसरे NWFP बलूचिस्तान हैं उनको जो है प्रोविंस के इक्वल जो राइट्स हैं वो दिए जाए। इस तरह की चीज डिमांड्स थी। ठीक है, तो 14 पॉइंट्स में बेसिकली एक जो मुबहम अल्फाज में एक सेपरेट स्टेट की बात की गई थी। ठीक है, और उसमें बेसिकली हुआ क्या था, आफ्टर 14 पॉइंट्स जो कांग्रेस थी उसने कहा कि ये कायदे आज़म का, ये मोहम्मद अली जिन्ना का जो एजेंडा है ये बड़ा ही मुज़ीका खेज है, ये कभी भी ताबीर नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम उसकी जो है नहीं जाएंगे एक्सप्लेनेशन में कि क्या 14 पॉइंट्स क्या थे। आपने बस चीज जो याद रखनी है वो ये है कि ये कब इनकी मीटिंग हुई, 9 मार्च 1949। उसके रिस्पॉन्स में 14 पॉइंट्स है जिन्ना के। ठीक है, अपनी ये चीज माइंड में रखनी है। उसके बाद 1930 में आपने सुना होगा अल्लामा इकबाल का इलाहाबाद एड्रेस आता है। ठीक है, 1930 में क्या डेट थी, 29 दिसंबर 1930 एट इलाहाबाद। ठीक है, अल्लामा इकबाल ने स्पीच की जिसमें अल्लामा इकबाल ने बिल्कुल क्लियरली एक बात की कि मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत होनी चाहिए। ठीक है, एक अलग स्टेट होनी चाहिए जिसमें वो अपनी आज़ादाना जिंदगी बसर कर सके। आपने ये डेट याद रखनी है। 21st एनुअल सेशन था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का और 29 दिसंबर 1930 को था एट इलाहाबाद। ये चीज आपने याद रखनी है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने पाक अफेयर्स में ज्यादातर डेट्स को और इवेंट्स को याद रखना है। MCQs में ज्यादा डेट्स और इवेंट्स पूछे जाते हैं क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग तो है नहीं जिसमें वो कहेंगे कि इसको डिफाइन करें या इसके पॉइंट्स लिखें। वो जस्ट आपको डेट्स के बारे में पूछेंगे, जगहों के बारे में पूछेंगे, पर्सनैलिटीज के बारे में पूछेंगे कि किसने इलाहाबाद एड्रेस दिया था, वो अल्लामा इकबाल हैं, कब दिया था, 29 दिसंबर 1930 को। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। अब इसमें अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था मैं थोड़ा सा आपको टच देता चलूं। द इंडिया इज द कॉन्टिनेंट ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स बिलोंगिंग टू। तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि नॉर्थ वेस्ट इंडियन मुस्लिम स्टेट होनी चाहिए, नॉर्थ वेस्ट पे, जिसको शुमाल मगरब कहा जाता है कि शुमाल मगरब में मुसलमानों की एक स्टेट बननी चाहिए, इधर वो अपना जो है इंडिपेंडेंटली वर्कआउट कर सकें अकॉर्डिंग टू देयर बिलीफ, अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, अकॉर्डिंग टू देयर प्रैक्टिसेस, सारी वो अपनी प्रैक्टिसेस कर सकें। तो ये चीज बेसिकली इलाहाबाद एड्रेस में थी जिसमें स्टेट डिमांड की गई थी। ठीक है, उसके बाद आती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बेसिकली इसके 3 सेशन थे 1930 टू 1932। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को फार्मुलेट करना था, तो इसके लिए मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे बुलाया जा रहा था। जो इंडिया के वायसराय थे वो बुला रहे थे। ठीक है, उनके साथ कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी। The 3 roundtable conferences of 1930 to 32 were a series of peace conferences organized by the British government and Indian political personality to discuss the
कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो आईनी तरामीम लानी थी, बेसिकली एक नया एक्ट लाना चाह रहे थे ब्रिटिश, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डिस्कस कर रहे थे कि जिस तरह क्या क्या चीज़ें, क्या क्या चेंजेस आनी चाहिए। तो इसके लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। आपको ज़्यादा इसकी जो है एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना, आपको ये याद रखना है कि नवंबर 1930 में स्टार्ट हुई, दिसंबर 1932 को एंड हुई, और तीनों सेशन कब कब हुए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट सेशन होता है 21 नवंबर 1932, 19 जनवरी 1931, ठीक है। और सेकंड सेशन होता है 7 सितंबर 1931 टू 1 दिसंबर 1931। ये डेट्स आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। क्रैमिंग बेशक करें, जिस तरह भी करें, इन डेट्स को आपने रट्टा लगाना है, ठीक है। थर्ड सेशन है 17 नवंबर 1931 टू 24 दिसंबर 1932। तो ये 3 सेशन होते हैं, 3 सेशंस, और इनमें बेसिकली पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में बात की जाती है पॉलिटिकल पार्टी से कि रिफॉर्म्स कौन कौन सी लानी है, जो रिफॉर्म्स हैं वो किस तरह लानी है, ठीक है। बेसिकली ये मुख्तलिफ प्लेसेस पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, कुछ दिल्ली में हुई थी, ठीक है। आपको मैं कल जो है इनकी एग्जैक्ट लोकेशन थी, उसमें ऑलमोस्ट 2-3 माह उसमें लग गए। मुख्तलिफ उनमें मीटिंग्स हुई, मुख्तलिफ उनमें जो है पर्सपेक्टिव्स को देखा गया। जब सेकंड सेशन पे एग्रीमेंट ना हुआ तो थर्ड सेशन कॉल आउट किया गया। बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि ज्यादातर पूछता है कि किस ईयर में हुआ, ठीक है, क्योंकि दिस इज द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बिफोर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इवेंट्स हुए उनकी मोस्टली प्रॉपर डेट्स पूछी जाती हैं। तो आप यू आर वेलकम टू आस्क एनीथिंग। तो इंशाल्लाह पीडीएफ में भी आपको पहुंच जाएगी हर चीज। मैं अभी सर को सेंड करता हूँ पीडीएफ फॉर्म में, और सर को कहता हूँ आप शेयर करें।